परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 13 तक कर लिया था, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 14। तो क्वेश्चन हमारा करा अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। तो देखिए समझिए क्या कर रहा है कि एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, कोई एक नंबर उसको 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है, जबकि उसको करना कितने से था 3/5। इंस्टेड ऑफ का मतलब के स्थान पर। तो एक पर्सन है उसको एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, उसने कर दिया 7/4 से। ठीक, बोला फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हेज रेवेन्यू। तो जो भी नंबर में परसेंटेज चेंज इन नंबर होना चाहिए एक्चुअली, तो उसके परसेंटेज में कि जो नंबर आया हो उसमें कितना चेंज आ गया। सपोज दैट मैंने आपको कहा कि कोई नंबर है 10, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए करना है आपको, तो आना चाहिए 30, बट आपने 3 के प्लेस पे क्या कर दिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40 आ गए। क्या कहा मैंने, एक नंबर है 10 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, बट आपने इंस्टेड ऑफ 3 यू मल्टीप्लाई विद 4, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 40 आ जाएगा। तो हमने देखा कितना 30 आना चाहिए था, 40 आ गया, तो चेंज कितने का है 10 का है, परसेंटेज का लेना है। तो 10 बाई किसके बेसिस पे, जो ओरिजिनल चीज़ है वही बेस बनेगा, तो 10/30 इंटू 100 हो जाता है। अब सेम क्वेश्चन फ्रैक्शन में दे दिया कि अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। एक पर्सन था उसको एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर दिया 7/4 से। मतलब फाइंड द परसेंटेज चेंज हिज नंबर, तो उसका जो नंबर आना चाहिए था उसमें कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा। तो हम बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली बिल्कुल। देखिए, तो जो फ्रैक्शन दिया गया आप उसको लिख लीजिए। आपने कर किससे दिया है 7/4 से, करना किससे था 3/5 से। इस टाइप के क्वेश्चनों में जो फ्रैक्शन दिया है उसका डिनोमिनेटर चेक करिए। तो डिनोमिनेटर है 0.4 है, 0.5 है। इस 4 और 5 का एलसीएम लीजिए, तो कितना आ गया 20 आ गया। जब भी को प्राइम नंबर हो, को प्राइम का मतलब उनके बीच में कोई चीज़ कॉमन ना हो, कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, तो को प्राइम नंबर होता है, तो उनका एलसीएम डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करने से मिलता है। 4 इंटू 5 20, जैसे मैं कहूँ 11 एंड 12 का एलसीएम, तो आप कहोगे 11 एंड 12 आर द को प्राइम नंबर्स, मीन्स द एलसीएम ऑफ द 11 एंड 12 इज इक्वल टू 11 इंटू 12 132। इन सब बातों को याद रखेंगे। तो हमने कहा कि पहले आप जो फ्रैक्शन गिवन है उसको नोट डाउन करिए, तो 7/4 3/5। फिर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए, आ गया 20। अब इस 20 से क्या करिए, दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपके पास गिवन है। अब यही आपका नंबर सपोज दैट कर लिया जाता है कि इसी नंबर 20 को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, और आपने कर दिया 7/4 से। तो यहाँ पर रिजल्ट जब आप चेक करोगे तो आपका 35 आएगा, और इसको जब कट करोगे 4 तो 12 आ जाएगा। अब चेक करिए कि नंबर लाना था आपको, ओरिजिनल नंबर लाना था कितना 12, और आपने न्यू नंबर ला कितना दिया इरर के, सपोज इरर के कारण 35 ले दिया। तो चेंज कितने का हुआ, देखिए 12 लाना था 35 हुआ, तो कितना ज़्यादा आ गया 23 ज़्यादा आ गया। परसेंटेज में लाना है तो आप क्या करो, कितना ज़्यादा आया है अपान किसके बेस पे, जो ओरिजिनल नंबर होता है उसी के बेस पे, ओल्ड नंबर या ओरिजिनल नंबर होता है वो बेस बनेगा इंटू 100। 4 से कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम कट होगा, ये हमारा 25 में कट होगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 टाइम आप जानते हो कि 100 होता है, तो 24 होता तो टोटल 600 होता, बट ये है नहीं, तो 575/3%, इतने परसेंट का चेंज आएगा, इतना परसेंट ज़्यादा नंबर आएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 191 191 हो जाए 2/3% का चेंज। कोई नहीं, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है उसको भी देखते हैं, इजीली बन जाएगा हमारा। करा कि अ नंबर अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3।
तब एक स्टूडेंट है, उसको करना था 5/3 से, उसने उसके स्थान पे 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोला फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, तो बोल रहा बताइए कैलकुलेशन में कितने परसेंट की एरर आएगी। कोई एक नंबर है, उसको करना था 5/3 से, बट एक स्टूडेंट ने गलती भाई 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आगे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बता दीजिए कि जो परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, हमने पुराना पैटर्न अप्लाई किया, जो परसेंटेज दिया उसको लिखिए। किया कितने से उसने 3/5, करना कितने से 5/3 से। मैंने कहा डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, 5 और 3 का 15 होगा, दोनों देखिए को प्राइम नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो उस एलसीएम से दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका जो आंसर आ रहा है 9 आ रहा है, बट आना कितना चाहिए था 25 आना चाहिए था, क्योंकि 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, आपने किया 3/5 से, तो मतलब नंबर लाना था आपको 25 और आपका रिजल्ट आ रहा है 9। 25 आना चाहिए था, आया 9, तो कितने की कमी आ गई 16 की। अब परसेंटेज की बात की जाएगी तो 6 अपान जो ओरिजिनल नंबर होता है वही बेस बन जाएगा, 16/25 इंटू 100। 25 से आप 100 को कैंसिल आउट करोगे 4 टाइम्स, 16 इंटू 4 64%, मतलब एरर कितने के आ गए 64% के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 4/3, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। कह रहा है एक पर्सन है, उसको एक नंबर को 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, उसने कर दिया इसके स्थान पर 3/4 से। बोल रहा है कि बताइए कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर क्या आएगी। हमने कहा कोई नहीं, फ्रैक्शन लिखते हैं। हमने किया कितने से 3/4 से, करना कितने से 4/3 से। हमने डिनोमिनेटर चेक किया 4 और 3, एलसीएम 12 आएगा, उस 12 से दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर, रिजल्ट कितना आ रहा है 9। एक्चुअली में रिजल्ट लाना कितना था 16 लाना था, आप 9 ला रहे हो तो कितना कम ला रहे हो, माइनस का 7 कम आ रहा है, परसेंटेज में चाहिए। तो आप क्या करोगे 7 कितने की कमी हो 7 की, और ओरिजिनल नंबर लाना कितना था 16, तो बेस बनेगा इंटू 100, तो आपका हो जाएगा 700/16%। बेस फ्रैक्शन में चेंज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%, यहाँ पे इंक्रीज बाय, if the income tax increased by 19% and net income is decreased by 6%, find the rate of the income tax। कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स में 19% की इंक्रीमेंट हो जाए, जो इनकम पे टैक्स दिया जाता है, और नेट इनकम आपकी डिक्रीज हो जाती है, 6% की कमी आ जाती है नेट इनकम में, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बता दीजिए इनकम टैक्स की रेट क्या होगी। जैसे आज लगता है जो 5 लाख के ऊपर है, 8 लाख के ऊपर है, उन पर 5% लगता है, वही चीज़ें हैं। तो कहा गया कि अगर इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाता है और नेट इनकम 6% से बढ़ जाती है, तो बताइए रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। तो इनकम टैक्स की रेट क्या है, किस दर से इनकम टैक्स लग रहा है। बेस समझते हैं कहाँ से क्वेश्चन आता है, समझिए। नेट इनकम क्या होती है, जो हमारे पास टोटल पैसा आता है, जो हमारे पास टोटल पैसा आता है कट पिट के, जहाँ पे भी हम जॉब करते हैं, जो हमारे पास पैसा कट के आता है उसको नेट इनकम बोलते हैं। जो हमारी ग्रास इनकम होती है, मतलब जैसे नौकरी करता है कोई पर्सन, तो बोला जाता है भाई इसकी 65,000 सैलरी है, तो ये उसकी टोटल इनकम होती है। इस टोटल इनकम से उसका डीए करता है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस करते हैं, और उसके हाथों में आता है समथिंग 60,000 नियर अबाउट, 62 नियर अबाउट, तो ये नेट इनकम हो जाता है और कुछ टैक्स में चला जाता है।
तो आपको समझना क्या है कि जो आपकी टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम इज द सम ऑफ नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। टोटल इनकम क्या हो गई? नेट इनकम प्लस टैक्स। समझते हैं इसको। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 100 रुपये है तो नेट इनकम आपके पास 90 आ रही, तो मतलब टैक्स 10 रुपीज़ कट रहा है। फिर समझिए, इनकम को मेंटेन रखिए, बैलेंस रखिए। मान लीजिए आपने क्या कर दिया, नेट इनकम को 5 रुपये बढ़ा दिया, तो अब ये देखिए टैक्स 5 रुपये कम हो जाए, क्योंकि टोटल आपका जो इनकम हो 100 होना चाहिए। तो 95 जब नेट इनकम हो गई तो आपका टैक्स कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़ हो जाएगा। सपोज दैट आपने कहा कि 80 कर देते हैं हम इसको, नेट इनकम 80 आ रही, तो अब टैक्स कितना कट रहा है? 20 कट रहा है। इस चार्ट से देखिए कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है उसको मेंटेन रखा जाए तो जितने रुपए आपकी नेट इनकम बढ़ेगी उतने रुपए टैक्स घटेगा। 5 रुपये इनकम, नेट इनकम बढ़ी तो 5 रुपये टैक्स घट गया। दूसरा रीजन कि अगर आप क्या कर रहे हो, इन नेट इनकम को घटा रहे हो, जितने से कम कर रहे हो उतने रुपए आपका टैक्स बढ़ जाएगा। 10 90 आ रहा तो आपने कम कर दिया 10, तो यहाँ देखिए 10 पड़ गया। एक चीज़ रखना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, बस एक चीज़ माइंड में रखना है कि इनकम टैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैक्स नेट इनकम। क्या समझना है कि जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो भी टैक्स लगता है आपका, वो नेट इनकम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उल्टा है, अगर आप इनकम बढ़ाते रहोगे तो टैक्स घटता रहेगा, अगर इनकम को घटा रहे हो तो टैक्स बढ़ता रहेगा। ये समझना था बेसिक। बाकी ये क्वेश्चन सिंपल होता है, कुछ समझना नहीं होता है। समझना यही है चेंज इन, ये माइंड में रखना है, चेंज इन नेट इनकम इज इक्वल टू चेंज इन टैक्स। क्या बोला मैंने? जो इनकम नेट इनकम में चेंज आएगा वो चेंज किसके बराबर होगा? टैक्स में चेंज के बराबर होगा। यहाँ समझिए 90 था तो 10 था, आपने क्या कर दिया, नेट इनकम में 5 रुपये का चेंज किया, 95 हो गए 90 से। तो यहाँ पे देखिए 5 रुपये का चेंज आया, वो घट, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, वो दूसरी बात है, बट चेंज जो हो रहा है वो इक्वल आएगा। ये माइंड में रखना है। तो आपको मेन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखना है कि जो जो नेट इनकम में चेंज होता है वही चेंज टैक्स में भी होता है, मीन्स दोनों इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन हमारा इजली बन जाएगा। ठीक, तो अब देखिए मैंने कहा कि चेंज इन नेट इनकम इज इक्वल टू चेंज इन टैक्स। ये चीज़ याद रखना, बाकी सारी चीज़ भूल जाइए, वो माइंड में केवल समझने के लिए था। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि इफ़ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 90%। अब इनकम टैक्स 19% बढ़ रहा है, तो कितना रुपए में बढ़ रहा है? तो आप कहोगे जितना इनकम टैक्स है उसका 19% हम निकाल लें, तो टैक्स इंटू 19% इज इक्वल टू नेट इनकम डिक्रीज हो रही 6%। आपने समझा कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगी, अगर इनकम टैक्स बढ़ रहा है तो इनकम घटेगी, अगर इनकम टैक्स बढ़ रहा है घट रहा है तो आपका नेट इनकम बढ़ेगा। अब देखिए आपने कहा था चेंज इन नेट इनकम इज इक्वल टू चेंज इन टैक्स, तो हमने, या चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू चेंज इन नेट इनकम, तो हमने टैक्स में चेंज निकाल लिया, टैक्स इंटू 19%, तो टोटल पैसे में आ जाएगा ये चीज़। ऐसे ही नेट इनकम का जब चेंज निकालोगे
तो उसका 6% निकाल लोगे, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। एक चीज़ याद रखिए, मैं कहूँगा कि अगर 100 का 20% निकालो, 20% ऑफ 100 कैलकुलेट करो, तो आप कहोगे 100 इंटू 20%। बाकी चीज़ आपको होता है 100, इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, परसेंटेज हटाइए तो 100 डिवाइड करिए 20 ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे, अब परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड कट गया, तो बचा क्या, टैक्स अपान नेट इनकम नीचे लाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये 19 इधर आके डिवाइड करेगा तो 6/19। अब क्वेश्चन आपका बन गया। आपने सपोज कर लिया कि टैक्स कितना है, नेट इनकम और टोटल इनकम। तो देखिए टैक्स आपका 6 रुपीज़ है, इसके हिसाब से सपोज करिए, तो नेट इनकम 19 हो गई। और आप जानते हो कि जो टोटल इनकम होती है टैक्स प्लस नेट इनकम, तो जो आपका टोटल इनकम होती है टैक्स प्लस नेट इनकम, तो 6 + 19 मतलब 25। अब आपको मिल गया, पता चल गया कि टैक्स 6 रुपये है, नेट इनकम 19 रुपीज़ है, और टोटल इनकम 25 रुपीज़। तो अगर टैक्स का रेट निकाला जाए या टैक्स कितने परसेंट है या नेट इनकम कितने परसेंट, तो सब टोटल के बेसिस पे निकाले जाएंगे। तो इनकम टैक्स की रेट क्या हो गई, तो इनकम टैक्स है 6 रुपये, बेस क्या बनेगा भाई, टोटल इनकम बनेगी। तो आपने बताया टैक्स 6 रुपीज़ है, टोटल इनकम 25 है, तो 6/25 इंटू 100, 4 टाइम में कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 24%। तो टैक्स की जो रेट थी 24% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का, और ईजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17%, देन नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 3%। कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स को 17% बढ़ा दिया जाए तो नेट इनकम में 3% का डिक्रीमेंट हो जाता है, वो कम हो जाती है 3% से। मतलब फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्या मैंने सिखाया आपको, चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू चेंज इन नेट इनकम। ये सब लिखना नहीं, याद रखना है। आप डायरेक्ट लिखोगे, माइंड में चीज़ है तो हम कर लेंगे। तो चेंज इनकम टैक्स में कितना हो रहा है, तो इनकम टैक्स का 17% हो रहा है, तो टैक्स इंटू 17% इज इक्वल टू नेट इनकम में कितने का चेंज हो रहा है, 3% का। तो रुपए में कितना चेंज होगा, तो जितनी इनकम होगी उसका 3%, तो नेट इनकम इंटू 3%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, तो बचा क्या, टैक्स अपान नेट इनकम इज इक्वल टू, अब भाई 17 इधर के डिवाइड करेगा, 3/17। आपने वही कहानी लिखा, टेबल बनाया, टैक्स हो गया, नेट इनकम हो गई, टोटल इनकम हो गई। टैक्स आपका कितना है, 3 रुपीज़ है, कंपेयर कर लीजिए। नेट इनकम 17 रुपीज़ है, टोटल इनकम कितना हो जाएगी, 20 रुपीज़ हो जाएगी। रेट ऑफ टैक्स बताना है, तो टैक्स की रेट क्या है, टैक्स कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 3 टोटल इनकम 20, परसेंटेज निकालना इंटू 100। 20 से 5 टाइम में कैंसिल आउट, तो क्या रिजल्ट आ गया, 15%। वो कहानी मैंने समझाया और डायरेक्ट यहाँ से आपको सॉल्व करना है। क्लियर। देखिए अब एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन, बस लंबा है बहुत। देखिए कह रहा है कि इन अ ट्रेन देयर आर मेनी वैगन्स, एज मेनी वैगन्स एज, वैगन्स का मतलब डब्बे। बोला इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन्स। कह रहा है एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितना एक डिब्बे में टोटल सीट है। कहने का मतलब, मान लीजिए ट्रेन के कई सारे डिब्बे लगे हैं, एक ट्रेन के डिब्बे में 25 सीट है, तो टोटल ट्रेनों की
ट्रेन में टोटल वैगन्स की या डिब्बों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। मतलब एक डिब्बे में, एक वैगन्स में जितनी सीट्स हैं उतने ही टोटल वैगन्स लगे हैं। अगर मैं कहूँ कि एक वैगन्स में 20 लोग बैठते हैं तो टोटल डिब्बे कितने लगे हैं ट्रेन में? तो आपको 20। यहाँ तक समझ गए? बोला कि इन वन ऑफ द वैगन्स कैरिंग 25 पर्सन। तो बोला कि एक जो वैगन है, ट्रेन का एक डिब्बा है, वो अभी उसमें 25 लोग बैठे हैं। इज फिल्ड विथ 71 होल जा 3/7%। लेकिन ये डिब्बा पूरा भरा नहीं है। भरा कितना है? तो 17 होल जा 3/7%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो लेकिन ये 100% ना भर के अगर 25 लोग बैठते हैं तो ये 71 होल जा 3/7% ही भरा है। बोला फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर। तो बोला कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर हैं दैट कैन बी एकोमोडेटेड। एकोमोडेटेड मतलब उसे भरा जाना कोई चीज़। इफ़ इट्स मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। कह रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को बिठा सकते हो ट्रेन में, पूरी टोटल ट्रेन में। रीजन क्या है, बाउंडेशन क्या है कि 20% सीट हमेशा खाली रहनी चाहिए। अब क्वेश्चन को समझिए। एक ट्रेन है, उस ट्रेन में उतने ही डिब्बे लगे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीटें हैं। आगे क्वेश्चन बोला कि अगर मान लीजिए कि अब ट्रेन चल रही है, मान लीजिए कि उसमें एक डिब्बे में 25 पर्सन बैठे हैं और जो ट्रेन का डिब्बा भरा कितना है? वो पूरा भरा नहीं है, वो 71 होल जा 3/7% भरा है। तो हमसे कह रहा कि आप ये बता दीजिए कि ट्रेन में मैक्सिमम लोग कितने बैठ सकते हैं, लेकिन रीजन क्या रखना है, कंडीशन क्या रखनी है कि 20% सीट खाली रखनी है। मैंने कहा कि ट्रेन में एक डिब्बे में 25 लोग बैठ सकते हैं तो 25 सीट हो जाएगी। मैंने कहा कि भाई लेकिन एक ध्यान रखना कि 20% सीट खाली रहनी चाहिए। तो टोटल ट्रेन में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो एक डिब्बे में 25 लोग और टोटल डिब्बों की संख्या 25, तो टोटल बैठ कितने सकते हैं? 625। लेकिन आपको 20% खाली रखना है, तो आप क्या करोगे? 20% इसका निकाल के माइनस कर दोगे। 20% का मतलब 1/5 आप जानते हैं, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करिए तो 125। तो मतलब 125 लोगों की जगह खाली रखनी, तो बैठा कितने को सकते हो आप? 125 माइनस करोगे 625 में से तो 500। ऐसे इस क्वेश्चन का मीनिंग है, थोड़ा समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं कि ट्रेन में भैया 25 लोग एक डिब्बा में बैठे हैं, 25 लोग बैठे हैं, लेकिन वो कितने परसेंट के बराबर हैं? तो कहा गया 71 होल जा 3/7% के बराबर है। तो मतलब 71 होल जा 3/7% इज इक्वल टू 25। अब परसेंटेज का जो हमने कैलकुलेशन निकाला है फ्रैक्शन डिवीजन करने के लिए, अगर वो हमको याद है तो ईजिली बना लेंगे। बट 1 होल जा 3/7% तो हमको पता नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको तोड़ के करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो 71 होल जा 3/7% का मतलब, तो आप कहोगे लिखिए इसको कितना तो 50% प्लस 20%। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/5 मालूम है। तो इस 71 में से 50 और 20 बचा कितना? 1 होल जा 3/7%। इसको आपने सीधा लिखा 1/2। देखिए 71 होल जा 3/7% का मतलब 50% प्लस 20% प्लस 1 होल जा 3/7%। 50% का मतलब 1/2, 20% का मतलब 1/5, 1 होल जा 1/7 का मतलब देखिए 1 होल जा 1/7 का याद नहीं है बट हम कर सकते हैं। 7 1 जा 7 प्लस 3 10/7 है। 10/7%। जब किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप 100 से डिवाइड करते हो, तो आप कहोगे 10/7 डिवाइड कर दिया 100 से, 0 से 0 कटा तो बचा कितना? 1/70 बचा।
तो +1/70 यहाँ तक क्लियर। ले लीजिए एलसीएम, ऐड कर लीजिए, टोटल 70 हो गया, ये 35 हुआ, ये +14 हुआ, ये प्लस का 1 हुआ। अब देखिए 49 + 1 50/70, 5/7 आ गया रिजल्ट हमारा। क्लियर। ये तो मैंने एक तरीका सिखाया कि याद नहीं है तब कर लीजिए इतना। लेकिन देखिए भाई नीचे फ्रैक्शन 7 आ रहा है, तो आपने जाना है कि 1/7 की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो कितना होती है, तो बोलते हो 14 होल या 2/7%। अब देखिए 14 है, 2 है, 7 है, ठीक है। तो एक बार हम अगर 71 जाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो बन जाएगा हमारा काम। अब देखिए इधर तो 5/7 हो गया इधर क्या हो गया 14 × 5, तो ये तो 70 हो गया, और 2 × 5 10/7। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होल जा 3/7 होगी। अब ये 1 इसके साथ ऐड होकर 17 1, तो कितना आ गया 71 होल जा 3/7, 5/7 की। चाहे ये तरीका माइंड में रखिए, चाहे ये वाला ब्रेक करके ऐसे करते हैं। अब इतनी कहानी हमने इतना लंबा सीखा है, ये वाला इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, नहीं तो यही हमको फंसाएगा फ्रैक्शन। तो अब देखिए इसके प्लेस पे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, मतलब 5/7 पार्ट की वैल्यू कितना है 25 है, तो 5 से 5 टाइम में 7 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 35। मतलब एक डिब्बे में टोटल 35 लोग बैठ सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में बोला था कि जितने लोग एक डिब्बे में बैठ सकते हैं उतनी ही सीटें लगाए, उतने ही डिब्बे लगाए गए हैं, उसमें उतने ही वैगन लगाए गए हैं ट्रेन में। तो जब एक वैगन में 35 लोग बैठ सकते हैं तो ट्रेन में टोटल डिब्बे कितने हैं, वैगन कितने हैं, तो 35। तो अगर मैं कहूँ कि ट्रेन में कितने लोगों की टोटल जगह है, कितने लोग बैठ सकते हैं, तो आप कहोगे एक डिब्बे में 35 लोग, टोटल डिब्बों की संख्या 35, तो 35 × 35, तो आपका हो गया 25 और 4×12। कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसके लास्ट में 5, जैसे आपका 35 का निकालना था, तो आप क्या करोगे, जो 5 होता है उसका स्क्वायर लिखिए, 5 का स्क्वायर 25, और जो नंबर बचता है उससे एक बड़ा 3 है तो उसे एक बड़ा 4, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 12, तो 1225 आ गया। जैसे 45 का निकालना है, सपोज दैट आपको 45 × 45 करना मतलब स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर लिखिए 25, इसको छोड़िए, आगे बचा कितना 4, उससे बड़ा एक कितना होता है 5, तो 5 × 4 कितना 20 हो गया, 20 हो गया। मान लीजिए आपको 65 का करना है स्क्वायर, तो आपने किया 5 का स्क्वायर 25, बचा कितना 6, 6 से एक बड़ा 7, तो 7 6 42, ये हो गया। तो यहाँ पे याद रखिए, मतलब अब देखिए आपका रिजल्ट आ गया कि ट्रेन में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं 1225, लेकिन एक कंडीशन दी गई है कि 20% सीट वैकेंट रखनी है, खाली रखनी है। जब 20% सीट वैकेंट रखनी है तो 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, भाई 20% खाली रखना है, तो हमने कहा कि 1225 इंटू 20%, या 20% के प्लेस पे डायरेक्ट 1/5, इतने लोगों खाली रखना है, इतनी सीट खाली रखनी है, तो 5 से कटा 2 4 5, 245 सीट खाली रखनी है। टोटल बैठाया जा सकता था 1225 लोगों को, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग 20% खाली रखना था, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने बैठ सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट माइनस वैकेंट कितना रखना है 245, 0 8 9,
980 लोगों को ट्रेन ले जा सकती है। क्लियर।